नमस्कार दोस्तों, मैं पीके शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिकल 12 से लेके 19 तक देखा। 19 से लेके 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हमने आर्टिकल 19 में देखा 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी। आर्टिकल 20 देखेंगे। अब आर्टिकल 20 से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या है। आर्टिकल 20 जो है दो स्थिति के संबंध में संरक्षण, ठीक है। इसमें 3 टाइप का संरक्षण है। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है प्रिवेंशन फ्रॉम द डबल जियोपार्डी, तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखिए इनका मतलब क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि जिस समय आपने अपराध किया है, ठीक है, उस समय उस अपराध के लिए कोई कानून नहीं था, उसके 2 महीने बाद कानून बन गया, तो आपको उस 2 महीने के बाद डिटेंशन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सपोज आपने 2 महीने पहले किसी को थप्पड़ मारा था, उस समय उस थप्पड़ मारने का कोई अधिकार, कोई कानून नहीं था उसका, ठीक है, कोई सजा नहीं थी। 2 महीने बाद उसकी सजा का प्रावधान किया संसद ने, तो 2 महीने बाद आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा प्रिवेंशन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि अगर आपने एक अपराध किया है उसके लिए 2 बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। 2 बार का मतलब है कि अगर आपने आज अपराध किया उसकी सजा 1 साल है, तो अगर 6 महीने बाद उसी अपराध के लिए सजा 6 साल की होती है, तो आपको सजा 6 साल की नहीं होगी, आपको 1 साल की ही सजा होगी। ये है डबल जियोपार्डी। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पुलिस आपको जबरदस्ती अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, यह है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। पुलिस आपको जबरदस्ती अपने खिलाफ बयान नहीं दिला सकती है। तो ये आर्टिकल 20। और एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल जो 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में चाहे इमरजेंसी लगी हो, ये खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। सारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं जब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, 352, 354, 356, 352, 360 लगी है, तो ये आर्टिकल सिर्फ 20 और 21 खत्म नहीं होते, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल 21, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार, ठीक है। राइट टू लाइफ, अगर हम आपको गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है अगर हम आपको जीवन दे नहीं सकते तो हम आपका जीवन छीन भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर लेकिन आपने अगर ऐसा कोई काम कर दिया है, सपोज आपने ऐसा काम कर दिया है जो हीनियस क्राइम है। हीनियस क्राइम का मतलब है ऐसा काम जो मानव जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। हीनियस क्राइम उसको बोलते हैं। जैसे आपने किसी को अगर शूट किया तो आपको मृत्युदंड शायद ही हो, लेकिन अगर आप उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो ये 100% श्योर है कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मानवता से हटके काम कर दिया, ठीक है। आपके अंदर मानवता खत्म हो गई, उसको हीनियस क्राइम है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि फांसी की सजा सिर्फ उसी को होगी, किसको होगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में या जघन्य अपराध के केस में आपको फांसी की सजा होगी। और फांसी की सजा में भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है मानवाधिकारों का, कि आपको मृत्युदंड अगर दिया जा रहा है तो आपकी मृत्यु भी हो जाए और कम से कम आपको कष्ट हो, ठीक है, इस टाइप का। और एक चीज याद रखिए, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और उसके अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था 21A। आर्टिकल 21A में ये बोला गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा। तो भाई ये याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां कब हुआ, 2002 में। और क्या बोला गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 देखते हैं क्या है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 देखते हैं क्या आर्टिकल 22, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण या निरोध है, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण या निरोध, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप का है, 2 टाइप का दंड है। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको बोलते हैं दंडात्मक निरोध, दूसरा होता है
दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको बोलते हैं निवारक निरोध। इसको क्या बोलते हैं? निवारक निरोध। देखो दंडात्मक निरोध का क्या मतलब होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपने दंड कर दिया, अपराध कर दिया है, तो आपको क्या होगी? सजा होगी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है? एक्सेप्शनल 361 है, ठीक है, 105 है और 105 बार 194, ठीक है, 105, 361, 105, 194। 361 में क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। 105 में है सांसद और 194 में क्या है? विधायक, ठीक है। अगर ये कोई अपराध करते हैं कब? संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक। और कौन सा अपराध? सिविल अपराध, सिविल केस अगर इन पे चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सिविल केस। सिविल केस अगर चल रहा है, जैसे दीवानी के मामले, सिविल केस क्या मतलब? दीवानी के मामले चल रहे हैं, दीवानी, तो संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दीवानी के मामले में। लेकिन अगर इन्होंने क्रिमिनल केस किया तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात है निवारक निरोध। निवारक निरोध में ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों की उपस्थिति अपराध को घोषित करती है। आपने देखा है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि अगर वो खड़े हो जाए तो उनके जो सहयोगी होते हैं अपने आप अपराध कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं निवारक निरोध। इस स्थिति में गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर क्या है? 3 माह तक उस व्यक्ति को किस में रख सकती है? नजरबंद कर सकती है। क्या कर सकती है? नजरबंद। इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे नजरबंद का लेटेस्ट, देखो इस कुछ लोग अगर इसको ये बोलेंगे ये रॉलेट एक्ट के बराबर है, अगर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट में भी तो यही था कि गवर्नमेंट के पास पावर थी 2 साल के लिए राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक जो पर्सन होते थे उनको बिना वारंट, बिना उसके अरेस्ट कर सकती थी। लोग अगर इसको रॉलेट एक्ट कह रहे हैं तो ये रॉलेट एक्ट बिल्कुल नहीं भाई। क्यों नहीं है? उसका रीजन है, क्योंकि अगर व्यक्ति की उपस्थिति अपराध दर्शा रही है, उसकी उपस्थिति में अपराध हो रहा है, उसको देख के लोग उत्साहित होकर अपराध कर रहे हैं, तो उसको नजरबंद करना ही संविधान सम्मत है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट नहीं है। जैसे अभी हम देखते हैं आर्टिकल 370 जब हटा, आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे, जैसे यासीन मलिक हुए, महमूदा मुफ्ती हुई और फारूक अब्दुल्ला साहब हुए, ठीक है, जिनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और जिनके फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने 370 लागू करवाई थी, ठीक है। तो इन सबको क्या किया गया? घर में नजरबंद। नजरबंद का मतलब ये था कि घर में रख दिया गया, आपको किसी से मिलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। टीवी देखिए, टीवी कनेक्शन भी काट दिया जाएगा, सिर्फ आपकी जो फैमिली मेंबर है उन्हीं से बात कीजिए, ठीक। तो ये था आर्टिकल 22, इतना याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 21 में थोड़ा और याद रखिएगा कि जैसे जो लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, या आपको स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, या फॉरेन या विदेश जाने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देखो पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता आपका फोन चेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये पर्सनल लिबर्टी नहीं है, ठीक। आपके माता पिता अगर आप ये कहें कि हमारे पिता या माता हमारा फोन नहीं चेक कर सकते, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ में आता है, तो वो गलत है भाई। राइट टू लाइफ का मिस उपयोग या दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, मिसयूज नहीं करेंगे। आपको पर्सनल लिबर्टी मिली है, लेकिन आपके पिता आपके संरक्षक हैं, आपका फोन जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा भाई। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, ठीक है, आर्टिकल 23 में लिखा है बलात्श्रम। क्या लिखा है? बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती खरीद फरोख्त, ठीक। ये आर्टिकल 23। अगर आप किसी से बलात्श्रम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि आप किसी को लेबरी पे लेके गए और इसको शाम को गए 100 रुपए दे दिए कि जाओ बेटा खुश रहो, नहीं, ये नहीं करा सकते आप, ठीक। जो उसकी मजदूरी बन रही है आपको देना पड़ेगा। और दूसरा है खरीद फरोख्त। अगर आप स्त्री पुरुष में से किसी या गर्ल्स की भी अगर आप खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद के कहीं से लाते हो बेच देते हैं, वो भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है? अपराध है, शोषण है, ठीक, उसके लिए सजा है। आर्टिकल 24 में देखेंगे क्या है? आर्टिकल 24 में कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के,
उनको जोखिम भरे कारखानों में आप काम नहीं कराएंगे। किसमें नहीं काम कराएंगे? जोखिम भरे कारखाने क्या है देखते हैं। जोखिम भरे कारखाने क्या है? जोखिम जैसे आपका क्रैकर फैक्ट्री हो गई, क्रैकर फैक्ट्री हो गई, या पटाखा फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, या आपका केमिकल फैक्ट्री हो गई, ठीक है, या आपका माइंस हो गई जिसको खदान बोलते हैं। इनमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे क्या नहीं कराएंगे आप? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप क्या नहीं कराएंगे? आप काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता। तो देखते हैं आप आर्टिकल 25 से लेके 28। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको पेट में अच्छे मार्क्स लाने तो जरा सा ये वीडियो देखिए, आपको गारंटी है आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो देखते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी के धर्म को मानने एवं उसको उपासना करने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने एवं उसको उपासना की स्वतंत्रता। इसमें देखिए, उपासना की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने में सभी आप कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। जैसे आपने देखा है कि सिखों को ये राइट दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण धारण करने का अधिकार है। ठीक है, सिखों को ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं? कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 20 सिखों को कृपाण। और एक चीज और याद रखिएगा कि सिखों को 5 चीजें धारण करने का, कृपाण, कंगा और कंगी, और प्लस जो बियर्ड या दाढ़ी जो बाल रखते हैं उसके भी अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल जो 26 है, 26 क्या है? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। ठीक है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अगर आप कोई धार्मिक कार्य का प्रबंधन करना चाहते हैं, हज कमेटी हो गई या रामलीला कमेटी हो गई, उसको बनाना चाहते हैं, उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है उसका। ठीक, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। और आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 से किसी भी धर्म के विकास के लिए आपको करों में छूट मिलेगी। धर्म के विकास के लिए टैक्स में छूट मिलेगी, कर में छूट मिलेगी आपको, कर में छूट। ठीक है, अगर आप धर्म के विकास के लिए, किसी विशेष धर्म के विकास के लिए विकास करना चाहते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट आप पे टैक्स नहीं लेगी, या गवर्नमेंट ने जो पैसा टैक्स से वसूला है, देखिए गवर्नमेंट किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं प्रोत्साहित करेगी। लेकिन अगर किसी आपने जो टैक्स ट्रस्ट में पैसा जमा हुआ है, उससे आप क्या धार्मिक विकास कर सकते हैं अपना। ठीक है, और आर्टिकल 28 क्या है? उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। ठीक है, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। उपस्थित होने का अधिकार का मतलब है कि आप धार्मिक स्थल में जाकर पूजा, उपासना या धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूट है या जो ट्रस्ट वाले इंस्टीट्यूट है, उसमें धार्मिक शिक्षा का मतलब है कि जैसे जो लंच या लंच जो होता है, उसमें आपने देखा कुछ बच्चे प्रार्थना करते हैं तो उनको अधिकार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सरकार किसी को प्रमोट नहीं करेगी कि वो धर्म के आधार पर कोई शिक्षा दे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित। आर्टिकल 29 से 30, 29-30 क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। संस्कृति एवं शिक्षा। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। तो आर्टिकल 29 में हम देखेंगे, आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देखेंगे कैसे? देखिए, जैसे भारत में बहुत सारी ट्राइबल पीपल हैं, जैसे अंडमान निकोबार में ट्राइबल एरिया है, और आपका लक्षद्वीप में जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल पीपल है वो हम लोगों से मिलजुल कर अलग रहना चाहते हैं। वो क्या मिलके नहीं रहना चाहते हैं, मतलब उनकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, लिपि अलग है। तो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों
के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। हितों के संरक्षण में हम देखेंगे क्या क्या है, भाषा हो गई, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों में जो ट्राइबल पीपल है उसमें क्या भाषा हो गई, उनकी संस्कृति हो गई, ठीक है, संस्कृति हो गई, और क्या हो गई, उनकी लिपि हो गई। देखिए जो ट्राइबल पीपल है उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है और लिपि अलग है, तो भारत सरकार का ये दायित्व है कि उनके हितों का संरक्षण किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को हितों में, जो अल्पसंख्यक है उनको शिक्षा में क्या कर सकते हैं, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं प्रबंधन। अल्पसंख्यक जो SC/ST है, अगर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई विद्यालय एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो उनको अधिकार है कि वो विद्यालय एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिए कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं, एक आता है मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, और पारसी, ये आते हैं भाई आपके अल्पसंख्यक, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि आर्टिकल जो 31 है वो आर्टिकल 31 हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। किसकी सरकार में हुआ, मोरारजी भाई देसाई की सरकार में हुआ, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, मोरारजी भाई देसाई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 है। 32 क्या है, 32 आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार है डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वॉल्यूशन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉल्यूशन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये क्या रिट जारी करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिट जारी करेंगे। तो आर्टिकल 32 के तहत इसीलिए बोला गया है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स में इसको संविधान की आत्मा अम्बेडकर साहब ने इसीलिए बोला है। किसने बोला, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि इसमें क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। रिट देखते हैं कौन कौन सी, एक बार रिट देख लेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं तक है, ठीक है। अगर देखे जाएंगे तो जो 32, 33, 34 और 35, ठीक है, ये देखिए 35 में है कि संसद को राइट है कि वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध लगा सकती है, उस पर संशोधन कर सकती है। 32 या 33 ये अर्धसैनिक बलों के जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है 33, 34 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इतना नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट 32 तक है। और एक चीज और हम देखेंगे कि आर्टिकल जो 22 था, एक चीज देखिए उसमें और छूट गई है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आर्टिकल 22 में देखो दो चीज बताई थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूरेटिव डिटेंशन, ठीक है। तो उसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें आर्टिकल 22 के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या मनपसंद वकील करने का अधिकार है, ठीक है। वो अपना मनपसंद क्या कर सकता है, वकील कर सकता है, मनपसंद वकील। और दूसरी चीज है, उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट बोले तो जज होगा, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और उसमें भी क्या, आने जाने का समय हटा दिया जाएगा, ठीक है। सपोज किसी को 10 बजे गिरफ्तार किया गया तो अगले दिन 10 बजे तक क्या किया जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। एक चीज और याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 32 में देखते हैं, हमने देखा कि जो अनुच्छेद 32 था वो सुप्रीम कोर्ट, जो 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट है, तो उन रिट के नाम देख लेते हैं, हो सकता है पूछ ली जाए आपके पेट में, तो उन रिट का नाम देखते हैं। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब है बंदी को प्रस्तुत किया जाए,
इसका मतलब है बंदी को प्रस्तुत किया जाए, बंदी को प्रस्तुत किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए, 24 घंटे के अंदर उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। मैंडामस मैंडामस परमादेश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश दे सकता है। तीसरी चीज है प्रोविजन या प्रतिषेध। तीसरी चीज है प्रतिषेध, प्रोविजन, प्रोहिबिशन। इसका मतलब है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई काम करने से मना कर सकता है, या उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को कोई काम करने से मना कर सकता है। ठीक है। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, सर्टियोररी, इसको क्या बोलते हैं? सर्टियोररी। ठीक है, सर्टियोररी इसको। ठीक है, देखो इससे मना करता है। और प्रतिषेध सर्टियोररी में क्या करते हैं? सर्टियोररी में ये बोलते हैं अगर कोई केस है हाई कोर्ट में पड़ा है पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है अगर हाई कोर्ट का केस है, और लोअर कोर्ट का केस है उसको हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। ठीक है। और फिफ्थ है क्यो वारंटो, जिसको बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा। क्या बोलते हैं? अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा। तो इसमें क्या होता है? इसको क्यो वारंटो बोलते हैं। क्यो वारंटो। अधिकार प्रेक्षा में क्या होता है? अधिकार प्रेक्षा में होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछता है, या उच्च अधिकारी लोअर अधिकारी से पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये हमने देखे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी जितने भी सारे एक साथ आपको बता दिए जाए, जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि टाइम कम है, तो आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं है कि आपका पेपर अच्छा हो। जो मुझसे कोशिश होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम देने की। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप कितना ले सकते हैं, कोशिश करिए। और एक चीज ये भी है कि देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, लगे रहिए हमेशा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा को, और कमेंट भी करते रहिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। नमस्कार।